नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक और नई जॉब जो है आप सभी के लिए आ चुकी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है। यानी कि एक पेट्रोलियम कंपनी, एक पेट्रोल वाली कंपनी है, जो आपने इंडिया के अंदर हर एक शहर में, हर एक सिटी में, हर एक प्लेस पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर देखा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल पंप वाली कंपनी के बारे में। यानी कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स के जगह जगह पेट्रोल पंप देखे होंगे, पेट्रोल पंप के जो है ब्रांचेस देखे होंगे, और ये पूरे इंडिया के अंदर है। और इसमें आप जैसे देख रहे हैं, फोटो में भी आपको दिखाऊं तो ये है, इस तरीके से आपको दिखेगा। दोबारा दिखाता हूँ, ये चीज इस तरीके से पेट्रोल पंप होता है जो आपका इस वाली कंपनी में नौकरी है। और बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, चाहे वो एमबीए हो, इंजीनियर्स हो, डिप्लोमा वाले हो या फिर दूसरे हो, बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी निकाल दिए गए हैं एचपीसीएल की तरफ से। तो एचपीसीएल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी का नंबर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। 276 प्लस पोस्ट रहेंगे। यानी कि इतनी वैकेंसी फिक्स है कि इतनी वैकेंसी पर ये जो जॉब है वो निकाल दी गई है। यानी कि इतने लोगों को 276 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिसको ये जॉब मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फॉर्म के अप्लाई करने का प्रोसेस, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर जॉब मिलने तक की पूरी जर्नी को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, काम क्या होगा, पोस्ट कौन कौन सी है, क्वालिफिकेशन तो बात कर ही ली मैंने, साथ में सैलरी क्या होगी, क्या क्या फायदे मिलेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या फिर कोई एग्जाम है यहाँ पर, और अगर है तो उसका पैटर्न क्या है, वो सब हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो चल, और फॉर्म की फीस भी मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्म की फीस यहाँ पर जो है, रिजर्वेशन में कुछ कैटेगरीज है जिनको छूट है, बाकियों के लिए बता दूं तो बाकियों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन में बोला गया है। जैसे जिनको रिजर्वेशन नहीं है तो उनके लिए फीस जो है 1180 रुपीज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी के साथ रहेगी। सबसे पहले आप देखिए, ये एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट अब चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एचपीसीएल ने जो है, ये आपका जमशेदजी टाटा रोड मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। वहां से बताया गया है कि एचपीसीएल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जुलाई को एस्टेब्लिश हो गई थी ये 1974 में। इज अ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखिए, हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी नहीं, इतना आप समझ लीजिए। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है कंपनी है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए, हम डायरेक्ट डेट्स पे बात करते हैं। फॉर्म भरने की डेट जो है वो लास्ट 18 सितंबर है। पूरा 1 मंथ का जो है समय आपको यहाँ पे दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट के बारे में, पोस्ट कौन कौन सी, एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, और वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर है, 50,000 से 1,60,000 के बीच में पे स्केल, सैलरी आप मान सकते हैं इसको, महीने की होती है ये। वैकेंसी आपको बता दूं, यहाँ पे 57 वैकेंसीज हैं और इसमें मैक्सिमम एज आपकी जो है 25 है। मिनिमम एज की बात हम आगे करेंगे क्या रहेगी, अभी सिर्फ मैक्सिमम समझिए। तो मैक्सिमम में 25 एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है कि आपकी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स हो, यानी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये आपसे मांगा जा रहा है। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। जहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, अंडरस्कोर दिख रहा है, इसका मतलब ये है, ये माइनस का दिख रहा है सिंबल, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे उस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन फुल करनी है। यानी कि 25 से कम एज वाले जितने भी कैंडिडेट हो और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री कर चुके हैं, 4 साल की रेगुलर डिग्री, रेगुलर कोर्स कर चुके हैं, तो वो अपना जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी सैलरी मैंने आपको बताई 50,000 से 1,60,000 वैकेंसी, और मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी सेम रहेगी सैलरी, और यहाँ पे 16 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज बता दी गई है। इसमें आपका 4 ईयर वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो।
एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सेम इस तरीके से सिविल के लिए भी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है 50,000 से 1,60,000। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है, सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD के लिए है। तो इस तरीके से आपको दिखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से। अब मैं डायरेक्ट कुछ ऐसी पोस्ट की बात करता हूँ जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ आपकी एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। जैसे सीनियर, अब आप देखिए सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD के लिए ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के काम के लिए, तो इसमें आपकी सैलरी तो 60,000 से 1,80,000 रहेगी, यानी कि 1 लाख पर 10,000 बढ़ रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे। तो 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में सैलरी होगी। तो मान के चलिए कि 1 लाख तो आपकी फिक्स है, क्योंकि 60,000 मिनिमम तो आपको मिल जाएगी लगते हुए। आपको बोला भी जाता है कि पे स्केल का मिनिमम माने, मतलब पे स्केल में अगर कोई लिमिट दी गई है कि मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज दी गई है, तो आपको मिनिमम सैलरी माननी होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शुरू में मिनिमम होती है, देन उसके बाद बढ़ के जो है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। मीडियम भी, इसके बीच वाली भी रेंज आ सकती है कि वो आपको मिल जाए। अब आपको बता दूं सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई, 10 लोगों को मिलेगी ये जॉब, और 28 एज मैक्सिमम है। इसमें आपका बोला गया कि मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में हो, इंस्ट्रूमेंट, इनमें से किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो ये सेम जो ऊपर आपको बताई गई वो वाले कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मतलब कि जो इन वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं किसी ना किसी में, जैसे सिविल में या केमिकल में, सिविल में या फिर मैकेनिकल में, ये 4 आपके जो लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको बता दूं इनमें से किसी एक में भी आपने करा हुआ है, साथ में आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है, तो आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सीनियर ऑफिसर L&G बिजनेस के लिए 60,000। अब ये पोस्ट है क्या, काम क्या है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन में आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए 2 वैकेंसी है, इसमें भी आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशंस के लिए 60,000 से लेके 1,80,000 तक हो सकती है, या तो वो सीनियर ऑफिसर के लिए रहेगी। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशंस के लिए, तो 70,000 से लेके 2 लाख के बीच में होगी। एक ही जने को लिया जाएगा, सिर्फ एक ही जने के लिए है ये, एक ही कैंडिडेट यहाँ पे जॉब लगेगी उसकी, भले ही फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे। और 28 मैक्सिमम एज है। और दूसरी वाली पोस्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 है, और एक्सपीरियंस इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए 4 साल का, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 6 साल का। ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसी तरीके से आप बाकी पोस्टों को देखेंगे। मैं जैसे कि अब एक बात करता हूँ फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर मुंबई रेफिनरी के लिए, यानी कि मुंबई के जगह के लिए, मुंबई वाले शहर के लिए, मुंबई जगह के लिए यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 50,000 से 1,60,000 सैलरी, 2 वैकेंसी और 27 जो है मैक्सिमम एज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बोली गई है कि आपने रेगुलर फुल टाइम रेगुलर में बीई करा हो या फिर बीटेक करा हो फायर इंजीनियरिंग में या फिर फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। और डिजायरेबल ये रहेगा कि एडिशनली अ फुल टाइम डिप्लोमा या फिर एक सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में या फिर इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट। ये आपको फुलफिल करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, फ्रॉम रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट इज डिजायरेबल। और आपको देखिए मुंबई वाले शहर के लिए है तो आपको मराठी लैंग्वेज जो है वो आती हो, ठीक ठाक बोल लेते हो मराठी लैंग्वेज या समझ पाते हो, वो आपको आना चाहिए। भले ही इसकी कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाने हैं, लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि मुंबई के अंदर रहेगी है और ये फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब रहेगी। अब देखिए एसेंशियल वो होती है जो आपकी पढ़ाई के हिसाब से होती है कि होनी चाहिए फुलफिल, और डिजायरेबल मतलब उस पोस्ट के लिए बोला गया है कि आपका डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो उस फील्ड के अंदर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सारे वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी अपनी पोस्ट वाइज जिसमें भी आपको अप्लाई करना हो। टोटल 21 पोस्ट तो यहाँ पे हमने बात कर ली, इस वाले टेबल में 21 तरह की पोस्ट हो गई। नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स IFIS ऑफिसर्स, ये फिक्स। अब देखिए ऊपर जो आपको वैकेंसी बताई वो सारी परमानेंट जॉब्स थी, एक की सैलरी बेसिस पे थी। अब यहाँ पे एक है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड जो रहेगा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है, जिसमें आपको बता दूं
एनुअल कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट कितनी रहेगी, तो आप देखेंगे तो पोजीशन यहाँ पे लिखी है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, अलग अलग पोस्ट रहेंगे। डेवऑप्स मैनेजमेंट, डेवऑप्स आपने पढ़ा होगा, डेवऑप्स एक एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, ये एक पढ़ाई होती है, इसमें डेवऑप्स मैनेजमेंट हो गया, आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, इन सब में आपकी वैकेंसी लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 3 वैकेंसी हैं, 3 लोगों को मिलेगी। यहाँ पे एनुअल के बेस पे बात करूँ तो यहाँ पे 7,80,000 रुपये आपको टोटल मिल रहे होंगे साल के, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर 65,000 लगभग आपका पर मंथ का हो जाएगा, यानी 60,000 से तो आपका 6 लाख और 7,20,000 हो जाएगा, और 60,000 से 5,000 और इंक्लूड करेंगे तो 65,000 रुपये महीना होगा यहाँ पे। आप अगर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहें तो 7,80,000 पूरे साल का। और इसमें आपको बता दूं मैक्सिमम एज 25 है हर पोस्ट के लिए, इनमें से कोई सी भी पोस्ट हो उन सब के लिए सेम है। क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी बीटेक हो रखी हो कंप्यूटर साइंस के साथ में 4 साल की जो होती है कोर्स, या फिर आईटी इंजीनियरिंग हो रखी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो वो एमसीए में एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर डेटा साइंस में एक्सेप्ट हो जाएगी, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे बताऊं तो प्लीज रेफर टेबल बिलो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एज करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे एक पोजीशन है सीनियर ऑफिसर सीजीडी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, या फिर एलएनजी बिजनेस, बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशन, और ये सारी पोस्ट मैंने आपको ऊपर बताई थी। इनका पे स्केल दोबारा आप समझ लीजिए कि 60,000 से लेके 1,80,000 है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप अलग अलग देख सकते हैं कितना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा का मैक्स, ये मिनिमम है। ये एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मैक्सिमम एज की बात करूँ तो 28, 29 और 30। 28 किसके लिए बोला है, ये आपका सीनियर ऑफिसर मेंटेनेंस वाले के लिए, और एलएनजी बिजनेस वाले के लिए 29, बायोफ्यूल प्लांट ऑपरेशन के लिए 30। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए बता दूं 17,000 से 2 लाख सैलरी, और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस लिखा है कितने ईयर का चाहिए और आपका एज लिखे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज रेफर टेबल बिलो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एज करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। अब देखिए वही है जो आपको मैंने आईएएस ऑफिसर बताया, एफटीसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7,80,000 साल की सैलरी, और साथ में आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स की बात करूँ तो 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से एक्सपीरियंस लिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज भी आपकी लिख दी गई है। मैक्सिमम 2 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट अबव मेंशन्ड पोजीशन इन केस। यहाँ पे तो वो देखिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को मिल जाएगा जिन्होंने जो है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीटेड ईयर्स इज मोर देन, जिन्होंने एक्सपीरियंस जो करा हुआ है वो उनका जो है इज मोर देन मिनिमम प्रिस्क्राइब। मतलब मान लीजिए किसी को बोला गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उसके पास उस फील्ड में एक्सपीरियंस 2 साल नहीं उससे भी ज़्यादा का है, मान लीजिए 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसको वहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा एज में। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये बोला गया है फॉर द लिस्ट ऑफ रेलेवेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन और एलिजिबल टू अप्लाई। अब एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं, कोर डिसिप्लिन और एलिजिबल डिग्री एज मेंशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट। आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे इंजीनियरिंग वालों के लिए बता दूं, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन के ऊपर इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री का सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। सेम सिविल में सिविल वालों सिविल डिग्री होनी चाहिए, केमिकल में केमिकल की हो, पेट्रोकेमिकल की हो, पेट्रोलियम की हो, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सब आपकी डिग्री होंगी केमिकल के लिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड बता दूं क्वालिफिकेशन डिग्री में, क्वालिफाइंग डिग्री आपका देखिए जैसे कि जिसने मान लीजिए सीए करा है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री। मान लीजिए सीए वाले जो कैंडिडेट होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट, मिनिमम उनकी जो है 50% इन सीए फाइनल एग्जाम में होनी चाहिए इंक्लूडिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मतलब कि जो सीए कैंडिडेट है यानी चार्टेड अकाउंटेंट कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो उनको बता दूं
उनके लिए बोला गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि मिनिमम उनकी 50% जो है सीए फाइनल एग्जाम के अंदर हो, इंक्लूडिंग कि उनके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर 50% हो। लॉ ऑफिसर्स वाले के लिए जो लॉ फील्ड से हैं उनके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो अगर वो यूआर ओबीसी AWS कैटेगरी से हैं, और 55% मार्क्स EWS और SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आते हैं, चाहे वो एक हो या उससे ज़्यादा हो। ऑल अदर पोजीशंस की बात करूँ, जो बाकी पोजीशंस बच गई हैं उसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स उनके चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी से, और बाकी कैटेगरी से 50%। आप समझिए सीए वाले पोस्ट के लिए 50% मार्क्स, सीए फाइनल एग्जाम में उनके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मिला के 50% मार्क्स, और डिग्री के तो आपके इतने रहेंगे ही। लॉ ऑफिसर के लिए 60% मार्क्स मिनिमम मांगे गए हैं, और बाकी रिजर्वेशन में 5% रिलैक्स करा गया है। और बाकी पोस्टों का भी इस तरीके से रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बता दूं, कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन एदर ऑफ SBU, नेमली रिटेल में हो सकता है, LPG में हो सकता है, डायरेक्ट सेल्स में हो सकता है, लूप्स में हो सकता है, एज पर द कैंडिडेट सुटेबिलिटी, जिसमें भी सुटेबल रहेगा, एक्सपीरियंस होगा उसको उसमें, एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर सीनियर ऑफिसर सेल्स पोजीशंस के लिए बता रहा हूं मैं। मतलब आप समझिए कि किसी भी SBU में, मतलब किसी भी जगह पर आपको जो है यहाँ पर जहाँ भी ब्रांचेज होंगे वहाँ पर आपको भेज दिया जा सकता है, ये आपको बता दिया गया है। और यहाँ पर फॉर बिलो मेंशन पोजीशन, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, पोजीशंस वेयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री ओनली। अब जैसे मान लीजिए सीनियर ऑफिसर जो सेल्स रिटेल में रहेगा, उसमें आपको बता दूं वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। एक्सपीरियंस पोस्ट MBA इन एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजरल रोल्स इन सेल्स, मार्केटिंग इन गैस, पेट्रोलियम, लूप्स, FMCG, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रोल एंड। अब देखिए ये एक्सपीरियंस है, आप समझिए आप सीनियर ऑफिसर सेल्स में रिटेल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको बता दूं ये आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि बट नॉट लिमिटेड नहीं है, आप समझिए इससे ज़्यादा भी काम हो सकता है। ये रहेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ MS, HSD, CNG, lubricants and other allied products through network of HPCL fuel station। HPCL के जितने भी फ्यूल स्टेशन है उन पर ये सीनियर ऑफिसर रिटेल सेल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए रहेंगे मैंने आपको बता दिया। उनको सेल बढ़ानी है, MS की, HSD की, CNG की, लुब्रिकेंट्स, इन सब की सेल बढ़ानी है, और इससे रिलेटेड जो भी अलाइड प्रोडक्ट्स रहे थ्रो नेटवर्क्स ऑफ जितने भी आपके फ्यूल स्टेशन रहेंगे जो भी आपके अंडर आ रहे हैं, जो जिनको भी आपको संभालना है। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ HPCL रिटेल आउटलेट वर्सेज इंडस्ट्री परफॉर्मेंस टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी फॉर गेनिंग मार्केट शेयर, नेटवर्क एक्सपेंशन बाय, ये सारे काम है जो ये वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट को संभालने हैं, आप देख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर सेल्स लूप्स के अंदर बताऊं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे देखेंगे आप, रोल्स देख लेंगे, और कस्टमर लूप सेल ऑफिसर RO, अचीविंग सेल्स गोल एंड डेवलपिंग सेल्स स्ट्रेटेजी, ये सारे काम आपके होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। बाजार लूप्स सेल ऑफिसर RO को ये सारे काम संभालने हैं, तो ये सब आप देख लेंगे। सीनियर ऑफिसर सेल्स डायरेक्ट सेल्स के लिए आपको बता दूं यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, रोल्स लिखे हैं, क्या क्या काम करने होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या लेनी होगी, वो सब आप इस तरीके से इस पूरे को टेबल को देख लेंगे। यहाँ पे पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस और साथ में HR के लिए बता दिया है एक्सपीरियंस क्या चाहिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक्सपीरियंस यही सब चाहिए होगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग स्किल्स आती हो पावर सेल्स में, यूनिक्स सेल्स और पर्ल, पाइथन एक्सेट्रा, कॉन्सेप्ट सेटअप एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो आपके पास विद DC मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स लाइक एनसिबल, पुपेट, सैफ, ओपन DCIM, कैक्टी, नेगियोस एक्सेट्रा। ये सब आपको पता होगा कि ये सब पढ़ाई की चीज़ें हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए। पावर सेल, यूनिक सेल, ये सब आपको आना चाहिए अगर आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उस वाले फील्ड में, ये सब एक्सपीरियंस रहेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेंगे सेम। डेवऑप्स मैनेजमेंट में भी यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, रोल्स लिखे हैं। तो ये इसके बाद मैं बात करता हूँ शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मूट कोर्ट
ओनली फॉर, अब देखिए मूट कोर्ट मतलब एक कोर्ट से रिलेटेड कुछ होने वाला है, वो ओनली फॉर लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर्स में जो एचआर रहेंगे उनके लिए होगा, एक्सेट्रा विच वुड बी एडमिनिस्ट्रेट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। मतलब आपको बता दूं ये कोर्ट वाला जो मूट कोर्ट वाली जो चीज हो रही है ये कुछ होगा, ये सिर्फ लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर्स एचआर की पोस्ट के लिए हो रहा है। बाकी पोस्ट जो बची उनके लिए कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, ग्रुप के टास्क रहेंगे और पर्सनल इंटरव्यू होगा, बस ये चीज होगी। ऑल द कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू फुलफिल रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी हेल्ड कॉल्ड फॉर, जो भी एलिजिबल फुलफिल कर लेंगे, मतलब कि जो भी अपनी क्वालिफिकेशन वाइज, एज वाइज, नेशनैलिटी वाइज सब चीज़ें फुलफिल करते हैं उनका ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। व्हेन एलिजिबल एप्लीकेबल विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, जिसमें आपके सब्जेक्टिव एज वेल फॉर लॉ सब्जेक्टिव रहेंगे एज वेल फॉर लॉ ऑफिसर्स और लॉ ऑफिसर्स एचआर के लिए, एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में आपका पेपर रहेगा। पहला रहेगा जनरल एप्टीट्यूड जो कंसिस्ट करेगा इंग्लिश लैंग्वेज को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को, टेस्ट को, एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। ये पार्ट 1 है एग्जाम का, जो कि कंप्यूटर पे होगा, मॉनिटर्स पे होगा, सिस्टम्स पे होगा, डिवाइस पे होगा। टेक्निकल दूसरा पार्ट रहेगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें आपका क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके जो जिस भी फील्ड में आपने डिग्री क्वालिफाइड करी है उससे रिलेटेड रहेंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोस्ट, और जिस पोस्ट पर या पोजीशन पर अप्लाई किया है उससे रिलेटेड रहेंगे, और आपके क्वालिफिकेशन वाइज डिग्री जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड रहेंगे। आपको बता दूं यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी इस एग्जाम के बाद, बेसिस scrutiny of the application uploaded document in category wise discipline wise merit list in computer based test, shortlisted candidates will be called for group task and, अब देखिए जो इस सीबीटी एग्जाम को पास करेगा वो उसका ग्रुप टास्क होगा, और ग्रुप टास्क के बाद उसका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट को एक क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं जैसे कि डिटेल रिलेटेड सिलेबस क्या है इसका, इस एग्जाम का, और शॉर्ट लिस्ट कैसे हो रहे हैं कैंडिडेट, मैंने आपको बताया ये प्रोसेस रहेगा। पहले आपका एग्जाम, उसके बाद ग्रुप टास्क, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और मूट कोर्ट करके जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रहेगा और एचआर के लिए रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये एचपीसीएल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सिलेबस और बाकी सारा कुछ। अब देखिए इमोल्यूमेंट्स मैं बता दूं, जैसे आपको बताऊं ये जो बताया गया था आपको कि 50 जो भी आपको पे स्केल बताए गए 50,000 से 1,60,000 रुपये महीना या 60,000 से 1,80,000 रुपये महीना, तो ये आपका सीटीसी की बात करो तो सीटीसी जो पहुंचेगा 50,000 वालों का वो आपका 16,98,000 पहुंचेगा, जो कि आपका 17 लाख अप्रोक्स पहुंच रहा है, कि अप्रोक्स आप मान लीजिए कि 17 लाख पहुंच जाएगा साल का सीटीसी। सीटीसी मतलब होता है सारे अलावेंस बेनिफिट मिला के, सैलरी मिला के सब कुछ जो आपको मिल जाएगा वो इतना मिलेगा कंपनी की तरफ से। अ कैंडिडेट विल बी इंक्लूडेड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल। कैंडिडेट को अपना वो इंडक्टेड मतलब कि कैंडिडेट को अपना ये मान के चलना है कि भाई मैं पे स्केल मिनिमम वाला मेरे को मिलने वाला है, मैक्सिमम वाला नहीं मिल रहा है, ना बीच में मिल रहा है। क्योंकि फिर आप बाद में बोले कि भाई आपने लिमिट, आपने जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है और आप दे रहे हैं मिनिमम वाला, तो इस चीज इसको आपको बता दीजिए। मैं आपको बता दूं सीटीसी में आपका बेस पे भी आ जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाते हैं, डियरनेस अलावेंस, एचआरए और कैफेटेरिया अलावेंस, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कैलकुलेटेड एट मैक्सिमम विच इज डिपेंडेंट upon multiple factors and payable as per the corporation's policies. It may please be noted that the retirement benefits are admissible upon separation retirement as per the corporation policy prevailing at that time. CTC is for candidates posted in metro cities. CTC उनके लिए रहेगा जो कैंडिडेट मेट्रो सिटी में पोस्ट होते हैं, एंड मे वेरी फॉर अदर लोकेशन, और अदर लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है सीटीसी। सीटीसी एक जनरल आइडिया होता है कि पूरे साल का कितना रहेगा, सैलरी के हिसाब से आपको लगाना होता है। आप सैलरी के हिसाब से लगाएंगे तो आप सोचेंगे 1,60,000 के हिसाब से, तो वो चीज़ जो है
16 लाख हो जाएगी और 17 लाख के लगभग पहुंचेगी, 17-18 लाख पहुंचेगी। तो इस वजह से आपको बता दिया जाता है कि आप उसी हिसाब से एज्यूम कर लीजिए इतना ही रहेगा इसमें, लेकिन आपका सीटीसी में सब आ जाएगा, सारे बेनिफिट सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, ये जो कैंडिडेट बीइंग मेडिकल फिट है एज पर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट ऑफ द कंपनी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल examination done in HPCL nominated hospitals. The decisions on medical fitness by HPCL's chief medical advisor would be final and binding on the candidate. Reference for the medical examination does not mean फाइनल सिलेक्शन। अब देखिए जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम देंगे उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाए, ये आपको बता दिया जा रहा है। प्लेसमेंट और पोस्टिंग की बात करता हूं मैं, तो पोस्टिंग या असाइनमेंट कैन बी इन एनी SBU डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री एंड द सर्विसेज देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। दीज पोजिशंस may involve working in shift duties. Selected candidate may also be posted assigned to any of the subsidiaries, joint ventures or any department ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में HPCL की तरफ से जहाँ पे भी यहाँ पे वैकेंसी है उसमें आपको भेजा जा सकता है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। प्रोबेशन और रिटेंशन की बता दूं, प्रोबेशन होता है द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस भी डेट, जैसे मान लीजिए आप मान के चलिए कि 1 अक्टूबर 2023 में आपकी जॉब लगती है मान लीजिए, तो वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। तो आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। द ऑफिसर विल बी कंसीडर्ड फॉर कंफर्मेशन एज पर कंपनी पॉलिसी, कि फिर वो एक कंफर्म्ड एम्प्लॉयड हो जाएगा कंपनी के अंदर, एक टेम्परेरी से वो टेम्परेरी बेस उसका हट जाएगा। 1 साल के बाद 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, चेक करती है कंपनी आपका पहला पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और बाकी सारी चीज़ें चेक करती है, वो उसको हम प्रोबेशन बोल देते हैं। रिटेंशन अमाउंट बता दूं यहाँ पे, एप्लीकेबल ओनली फॉर पे स्केल, जिनका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है तो उनको बता दूं, एंड अमाउंट ऑफ 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल एमोल्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट 6 months during the probation period of officers in pay scale जिनका इतना था, the amount will be refunded to the officers only after their confirmation. The retention amount will be forfeited in case the employee leaves the corporation or and on termination on service before the confirmation. मैं आपको बता दूं यहाँ पे है क्या रिटेंशन, मतलब है एक अमाउंट जो है कंपनी आपकी जो सैलरी में से 5,000 रुपये जो है पर मंथ जो है हर महीने जो है वो डिडक्ट करेगी एज रिटेंशन अमाउंट के तौर पर फ्रॉम द टोटल, और ये करेगी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अब जैसे मानिए जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई 1 अक्टूबर 2023 में, तो आपका 6 महीने जो है हर महीने जो है 6 महीने तक 5-5 हज़ार रुपये जो है आपकी सैलरी में से कंपनी काटेगी, और वो काटेगी रिटेंशन अमाउंट के तौर पर कि मान लीजिए आपको जो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है आपका, मतलब आपका रिकॉर्ड चेक हो रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड या बाकी सारी चीज़ें कि आपने कभी ऐसा कुछ काम ना किया हो जो इलीगल रहा हो, गवर्नमेंट्स की निगरानी में ना आया हो या आ गया हो, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपके पे पेंडिंग हो, या कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोर्ट केसेस हो, या कुछ ऐसा हो जो भी प्रोबेशन के रूल्स में आता है, उस हिसाब से आपका चेक किया जाएगा। अगर वो 1 साल का चेक किया जाएगा, 1 साल बाद आपका जो है आप एक ऑफिसर के तौर पे जिस भी पोस्ट पे लगेंगे उसमें आप कंफर्म्ड हो जाएंगे कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन कंफर्म होने से पहले उस 1 साल के पीरियड में शुरू के 6 महीने में 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से जो है कंपनी 30,000 रुपये 6 महीने में काट लेगी, हर महीने के हिसाब से 5-5 हज़ार काटे जाएंगे। और ये आपको मनी जो है कंफर्मेशन के बाद तुरंत जैसे ही आप कंफर्म हो जाएंगे कंपनी में 1 साल बाद ये सारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में जॉब छोड़ देते हो ये पैसा आपका चला जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए आप प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा था, आप काम कर रहे थे और काम करते करते आपने 6 महीने तो काम किया, 7वें-8वें महीने में भी काम किया, तो प्रोबेशन का रिटेंशन अमाउंट तो चला ही गया है। लेकिन आप अभी 7वें-8वें महीने में है या फिर 6 से 12 महीने के किसी बीच में है, तो आपको बता दूं और उस टाइम पे अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपका जो मनी आपसे लिया गया था वो आपको नहीं मिलने वाला, जितना आपका सैलरी अब तक मिला है वही रहेगा। रिजर्वेशंस और कंसेशंस रिलैक्सेशंस बता दूं, SC ST OBC NCL मतलब कि नॉन क्रिमिनल EWS और डिसेबल कैंडिडेट जो इतने भी हैं हमारे,
उनको जो है गवर्नमेंट जो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी बताए गए हैं उसके हिसाब से मिल जाएंगे आपको। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कैटेगरी वाइज मैं आपको वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट करके बता देता हूँ। जैसे एससी में देखिए, जो मैंने आपको वैकेंसी बताई उसमें आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जितनी बताई गई जिसमें आपकी 50 की 3 तरह के पे स्केल है, 50,000 से 1,60,000 यानी 1.6 लाख, और 60,000 से लेके 1.8 लैक्स, और 1.2 लैक्स से लेके 2.8 लैक्स तक जो जा रही है ये पे स्केल जो है। इसके बीच में आपको बता दूं तो 5 मतलब 50,000 से लेके 1.6 लैक्स के वाले कैंडिडेट जितने भी रहेंगे जो इस वाले इन वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिनका पे स्केल ये है, तो उनको बता दूं कि उनमें एससी के लिए इतनी वैकेंसी है 29, एसटी के लिए 16 है, और ओबीसी एनसीएल के लिए 61, अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 88 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 रहेगी। सेम इसी तरीके से आप अपने पे स्केल के हिसाब से देख लेंगे वैकेंसी कितनी कितनी है। अब जो एसआई ऑफिसर थे, जो सॉरी आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर रहेंगे, जो कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं। आईएएस का फुल फॉर्म आपको ऊपर देखना होगा जो मैंने आपको बताया था, उसमें वैकेंसी आपको बता दूं टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 10 है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज बताई गई है। एसटी के लिए नहीं है, फॉर पोजीशन नोटिफाइड जो नोटिफाइड करी गई है आपको। ये पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेता हूं। अब देखिए, मैकेनिकल पोस्ट के लिए डिसेबल कैंडिडेट वही वो वाले पर्सन, वो वाले कैंडिडेट जो डिसेबल हैं, किसी ना किसी डिसेबिलिटी में है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में है, चाहे वो एलवी हो, एचएच हो, ओए हो, बीए हो, ओएल हो, एलसी हो, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, इनमें से कोई से भी हो जो आपके यहाँ लिस्ट में दिए गए। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आप इसमें देखेंगे और आप एक डिसेबल कैंडिडेट में आ रहे हैं, तो आप अगर इन डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं या इनमें से किसी भी डिसेबिलिटी के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, एक से ज़्यादा वाले में भी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल में भी बता दिया गया है। और इसी तरीके से सिविल वालों के लिए बताया गया है, तो आप अपना कैटेगरी वाइज अपना डिसेबिलिटी चेक करेंगे उस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले। और ये इन सब की फुल फॉर्म आपको बताया था। बी मतलब ब्लाइंड, डी मतलब डीफ, एलवी मतलब लो विजन कम दिखना, एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में ज़्यादा दिक्कत होना, ओ ए मतलब वन आर्म, ओ एल मतलब वन लेग। ये डिसेबिलिटी है कि कैंडिडेट के पास एक लेग है, एक लेग उसके पास नहीं है, वो उसकी डिसेबिलिटी है, बाय बर्थ हो या फिर उसके किसी कारण हो, वो सब यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है। वो सब आप चेक करेंगे अपनी डिसेबल वाले कैंडिडेट की कैटेगरी में, आपके क्या क्या उसके नियम होते हैं उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। तो ये सारी आपकी फुल फॉर्म लिख दी गई है यहाँ पे डिसेबिलिटी की, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता दूं कि 18 सितंबर तक फॉर्म भरने हैं लास्ट, और उसके बाद बोला है पहले कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा वेबसाइट पे, फिर ही फॉर्म भरेगा, ये आपको बोला गया है। एप्लीकेशन फीस आपको बता दूं, एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट को नहीं पे करनी, लेकिन एक अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो 1,000 रुपये पे करेगा फॉर्म की फीस, और 180 रुपये पे करेगा वो एक जीएसटी की फीस। ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ओनली इंडियन नेशनल्स, जो भी इंडियन सिटीजन्स हो यानी कि भारतीय नागरिक हो वही फॉर्म भर सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट दूसरे कंट्री के कैंडिडेट्स नहीं भर सकते। ये आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है। एक और चीज मैं यहाँ बता दूं कि कोई कैंडिडेट ये कह रहा था कि भाई अगर कोई जानना चाहता है कि अगर रिजर्वेशन है आपके एससी एसटी के लिए, तो जैसे फीस में आप मान के चले तो वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड होगा, सेंट्रल वाला स्टेट वाला। तो आपको बता दूं सेंट्रल स्टेट दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे। हो सकता है एक टाइम पे कि स्टेट वाला ना एक्सेप्ट हो, सेंट्रल वाला हो ही जाएगा क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जॉब है। स्टेट वाला भी हो जाएगा एक्सेप्ट क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी आप इससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर करेंगे जब इसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, आपको वहां से क्लियर होगा। तो
तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया सिलेबस से रिलेटेड। अभी आपको अभी सिलेबस तो फिर भी अभी काफ़ी दूर है समय एग्ज़ाम होने का, क्योंकि सितंबर मंथ के 20 डेट तक 18 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको सितंबर के अंदर सिलेबस देखने को मिलेगा, HPCL की तरफ से आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे आप चेक करते रहें, नहीं तो आपको मैं जो है इसके लिए अपडेट कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। जब भी मेरे को सोर्सेज से मिलती है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन मैंने पैटर्न और सारा कुछ डिस्कस करा है, सैलरी और बाकी एक एक चीज़ डिस्कस करी है जॉब से रिलेटेड। और 276 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये जॉब मिल रही होगी, अच्छी खासी सैलरी है, काफ़ी 50,000 से तो कम जा ही नहीं रही है, 50,000 60,000 पर मंथ के हैं ये। और अच्छी पोस्ट है काफ़ी, आपके पास अगर उसकी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, एज वाइज है आप, और हर तरीके से एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भरें। और एक बात याद रखिएगा फॉर्म भरते समय कि आपको कहीं भी जॉब दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आपने जो चाहते हैं कि आप जिस जगह पे उस जगह पे आपको जॉब मिल जाए, ये नहीं होगा। लेकिन इतना होगा कि हाँ, कि आपको इंडिया के अंदर ही कहीं जॉब दी जा रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई भी सब्सिडरी हो सकती है, कोई भी SBU हो सकता है, कोई भी डिवीजन ब्रांच हो सकता है SBCL का, HPCL का, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ, एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है जॉब से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए ये एप्लीकेशन वाले हम डायरेक्ट उस पर आ गए हैं, पोर्टल पे कहाँ से भरा जाएगा। तो इस पोर्टल पे आपको दिखाऊं तो साइन अप होगा पहले आपका नए रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके सबसे पहले अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एक आईडी प्रूफ अगर मांगा जा रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं अगर मांगा जाता है तो। ये सब करके आप फाइनली यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, और उसके बाद अपने एक ईमेल आईडी को डाल के और उसका जो भी आपका पासवर्ड रहा आपने मेल कर यहाँ पे डाला होगा उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद अब फिर आपको इसका फॉर्म भरना है। तो इसके फॉर्म भरने के लिए क्या होगा, उसमें आपको वहाँ पे अपना एक फ़ोटो, एक साइन अपलोड करना पड़ सकता है। एक आईडी के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक ऐसी चीज़ अपलोड करेंगे जिसमें आपकी फ़ोटो हो साथ में, ऐसा आईडी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद अपनी यहाँ पे एक डिग्री जो होगी इसकी क्वालिफिकेशन वाइज वो अपलोड होगी यहाँ पे। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, EWS हो गया यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, कोई भी ऐसी कैटेगरी हो गई जिसमें रिजर्वेशन मिल रहा है फॉर्म भरते समय, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद फॉर्म की फीस पेमेंट करके आप वहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का प्रोसेस कैसे होने वाला है HPCL के अंदर। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।